ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बर्नौली इक्वेशन, निम्न में से कौन सा बर्नौली का समीकरण है। और दिया क्या, पी क्या है, दाब है, वी क्या है, वेग है, रो क्या है, घनत्व है, और जेड क्या है, आधार शीर्ष यानी ऊंचाई है। कौन सा समीकरण आपका बर्नौली का समीकरण है, कोई बताएगा? एनीवन? बताइए, या कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी पूछ सकता है, कोई भी डाउट हो तो बताइए आंसर। बताइए आप लोग कौन सा आंसर होगा इसका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछा सकते, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसका आंसर क्या होगा, सी इसका आंसर होगा। बर्नौली एक साइंटिस्ट थे, महान साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक नियम दिया, थ्योरम दिया, उस थ्योरम पे एक समीकरण बनाया गया, उसी समीकरण को बर्नौली का समीकरण कहते हैं। तो बर्नौली के समीकरण, देखिए पानी में या कोई भी द्रव बह रहा है, कोई द्रव बह रहा है तो उसमें 3 प्रकार की ऊर्जा होती है। पहला, आप किसी कोई डाउट? रंजीत कुमार यादव, देखिए कोई भी द्रव अगर नदी में या नाले में या पाइप में बह रहा है तो उसमें 3 तरह की ऊर्जा होती है। पहला होता है दाब के कारण, जिसे दाब ऊर्जा कहते हैं। दूसरा होता है वेग के कारण, यानी पानी किसी गति से चल रही है तो उसमें वेग के कारण कुछ काइनेटिक एनर्जी या गति ऊर्जा होती है। दूसरा, तीसरा होता है ऊंचाई के कारण, स्थैतिक ऊर्जा। सबको पता है कि कोई भी वस्तु किसी ऊंचाई पर होता है तो उसमें क्या होती है, कुछ ऊर्जा होती है, स्थैतिक ऊर्जा होती है। तो पानी में 3 प्रकार की ऊर्जा होती है। पहला दाब के कारण ऊर्जा, दूसरा वेग के कारण, तीसरा ऊंचाई के कारण। इन तीनों को किसी भी बिंदु पर, अगर मानिए पाइप है तो किसी बिंदु 1 पर 1 पे टोटल जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, इन तीनों का जोड़ होगा। पहला दाब के कारण, P बाई रो जी दाब के कारण ऊर्जा होता है, V स्क्वायर बाई 2G एक गति के कारण ऊर्जा होता है, और Z होता है ऊंचाई के कारण। इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो कुल ऊर्जा पता चल जाएगी पानी की। और वह पूरे पाइप में कहीं भी आप देखेंगे तो अगर इन तीनों को जोड़िए, अगर बिंदु 1 पर 100 आ रहा है तीनों को जोड़ने पे, तो पाइप में कहीं भी देखेंगे लास्ट में या स्टार्टिंग में तो वहां पे सेम ही रहेगा, यानी ऊर्जा कांस्टेंट होती है। कुल ऊर्जा शुरू में अगर 100 है तो कांस्टेंट होकर लास्ट में भी 100 ही रहेगा, यानी ऊर्जा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यही बर्नौली साहब ने कहा था कि किसी भी द्रव में वो क्या होना चाहिए, स्टडी फ्लो होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। स्टडी मतलब किसी बिंदु पर वेग कांस्टेंट होना चाहिए, स्टडी फ्लो होता है। इनकम्प्रेसिबल मतलब जिसे दबाया ना जा सके। तो ऐसा द्रव जैसे पानी हो गया, पानी को हम इनकम्प्रेसिबल द्रव मानते हैं। और अगर समान ऊंचाई से आ रहा तो स्टडी फ्लो होगा, स्टडी और इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा। तो उस समय क्या होगा, जितना ऊर्जा स्टार्टिंग में रहेगा पानी में उतना ही ऊर्जा लास्ट में होगा। जब हम इसमें जो पानी में घर्षण के कारण हानियां होती है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, मानते हैं कि पाइप में कोई हानि नहीं हो रहा है घर्षण के कारण। बर्नौली साहब ने इसी स्थिति में बताया था, उन्होंने एक एजम्पशन दिया था, 3 एजम्पशन। पहला
पहला होगा इनकम्प्रेसिबल फ्लो, यानी असंपीड्य बहाव, यानी पानी दबेगा नहीं। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया था कि स्टडी फ्लो हो रहा है, यानी एक समान फ्लो हो रहा है। तीसरा उन्होंने कहा था कि कोई भी इसमें घर्षण के कारण हानि नहीं होना चाहिए। 3 एजम्पशन लेके तब उन्होंने समीकरण दिया था। तो यही किसी भी द्रव में किसी बिंदु पर कुल ऊर्जा हमेशा समान होती है। अगर शुरू में 100 ऊर्जा है तो लास्ट में भी 100 ऊर्जा रहेगी। किसी को कोई डाउट इसमें? देखिए यही है, प्रेशर ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस ऊंचाई के कारण ऊर्जा, तीनों को जोड़ेंगे तो एक मानिए 100 आ जाए। नियतांक मतलब इस कोई बिंदु आएगी कांस्टेंट, वो हर बिंदु पर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। पाइप में शुरू में भी उतना ही ऊर्जा रहेगा जितना लास्ट में रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बर्नौली से ही है। बताइए इसका आंसर। एनर्जी। वेरी गुड विकास सिंह, अनुपम, वेरी गुड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंटिन्यूटी किस पे बेस्ड होता है और बर्नौली किस पे बेस्ड होता है। तो देखिए बर्नौली थ्योरम या बर्नौली का जो प्रमेय है वो ऊर्जा के संरक्षण पे है। ऊर्जा संरक्षण यानी पाइप में कुल ऊर्जा क्या है? कांस्टेंट है। यही तो कहता है बर्नौली कि पाइप में किसी बिंदु पर ऊर्जा कांस्टेंट रहेगी। तो यानी ये एनर्जी संरक्षण की बात करता है, यानी एनर्जी नष्ट नहीं होगा। जितना शुरू में रहेगा बिंदु बनकर उतना ही लास्ट में रहेगा। तो इसे ही कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। संरक्षण मतलब उसको संरक्षित करके रखता है, खत्म नहीं करता है। यानी बिंदु 1 पे अगर 100 जूल ऊर्जा है तो बिंदु 2 पर ही 100 जूल ऊर्जा होगा, यानी ऊर्जा नष्ट नहीं होगा। और कंटिन्यूटी क्वेश्चन किसमें होता है? तो बताएगा कंटिन्यूटी द्रव्यमान पे। तो देखिए कंटिन्यूटी साहब क्या करते हैं, उन्होंने कहा था कि जितना पानी प्रवेश करेगा, अगर मानिए 1 केजी पानी प्रवेश कर रहा है तो ऐसा नहीं कि पाइप पानी को पी जाए। अगर 1 केजी पानी अंदर जाएगा तो 1 केजी बाहर भी निकलेगा। तो उन्होंने ये कहा था, बहुत ही बेसिक है, सबको पता होगा जितना पानी प्रवेश करेगा उतना ही निकलेगा। तो बर्नौली का थ्योरम क्या है एक बार यहाँ देख लीजिए। ये परिभाषा बहुत बार पूछा जाता है, जब लिखित एग्जाम होता था तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था, बर्नौली का प्रमेय। बर्नौली देखिए यहाँ लिखा हो, बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित। पहला, और प्रमेय क्या है? ये कहता किसी एजम्पशन है, असंपीड्य यानी इनकम्प्रेसिबल जो बहाव होना चाहिए। जैसे मान ले कि पाइप है, कोई पाइप में द्रव बह रहा है, तो ऐसा द्रव होना चाहिए जो असंपीड्य हो तथा अपरिवर्ती यानी स्टडी फ्लो। यानी एजम्पशन है, मतलब माना गया कि इसमें पानी जो द्रव बहेगा वो असंपीड्य रहेगा तथा अपरिवर्ती। अपरिवर्ती मतलब स्टडी फ्लो। किसी असंपीड्य तथा अपरिवर्ती प्रवाह में द्रव की किसी निश्चित संगति का संपूर्ण ऊर्जा या संपूर्ण शीर्ष सभी बिंदुओं पर समान रहता है। कहने का मतलब संपूर्ण ऊर्जा तथा संपूर्ण शीर्ष सभी बिंदुओं पर समान रहेगा। अगर शुरू में 100 ऊर्जा है तो बीच में भी 100 रहेगा, लास्ट में भी 100 जूल ऊर्जा रहेगा। ऊर्जा नष्ट नहीं होगा। और इसमें माना गया, देखिए, जबकि घर्षण तथा अन्य कारणों से ऊर्जा की हानि न हो रही। इसमें माना जाता है 3 चीज। पहला कि असंपीड्य यानी इनकम्प्रेसिबल फ्लो हो तथा स्टडी फ्लो हो तथा घर्षण के कारण कोई या अन्य के कारण कोई ऊर्जा की हानि ना हो। ये 3 चीज मान के तब कहते हैं कि ऊर्जा हर जगह समान रहे। घर्षण के कारण क्या होता है? कुछ ऊर्जा की हानि होती है, सबको पता है। अगर कहीं भी घर्षण होगा तो क्या होगा? गति धीरे धीरे स्लो हो जाती है। तो घर्षण के कारण हानि तो होती है, लेकिन मान लेते हैं कि घर्षण के कारण कोई हानि नहीं है, तब ऐसा होता है।
अगर घर्षण का हानि लेंगे तो कुछ ऊर्जा की हानि हो जाएगी। अगर मानो पाइप में फ्रिक्शन है तो अगर 100 जूल ऊर्जा प्रवेश कर रही है पानी में अगर 100 जूल ऊर्जा है तो यहाँ से निकलेगा तो कुछ कम हो जाएगा, 95 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घर्षण में कुछ ऊर्जा की हानि हो गई। हम हानि पढ़ चुके हैं कि पाइप फ्लो में हानि कैसे होती है। जब पाइप मोटा हो जाता है तब भी हानि होती है, जब पाइप एक बैग पतला हो गया तो भी हानि होती है। पाइप फ्लो में हानियां पड़ चुकी है कि पाइप जब एक बैग पतला हो जाए या एक बैग मोटा हो जाए या मोड़ हो जाए तो या फिर आपका घर्षण के कारण हानि होती है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है बर्नौली प्रमेय, यानी कुल ऊर्जा H बराबर स्थैतिक ऊर्जा, दाब ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? स्थिर रहेगा। इसको अगर किसी दो बिंदु पर लिखना हो, मान लीजिए यहाँ पे ये बिंदु 1 है, पाइप है, पाइप में सॉरी ये बिंदु 1 है, मानिए बिंदु 1 है और ये बिंदु 2 है पाइप में ही। तो बिंदु पर 1 पे क्या ऊर्जा होगी? कुल ऊर्जा Z1 प्लस P1 बाई रो जी प्लस V1 बाई 2G। क्यों? क्योंकि यहाँ का मान लीजिए ऊंचाई Z1 है, बिंदु 1 पर ऊंचाई Z1 है, बिंदु 1 पर प्रेशर P1 है और बिंदु 1 पर वेग है वो V1 है। वो बराबर होगा किसके? बिंदु 2 पर दाब ऊर्जा यानी P2 बाई रो जी के, P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G के प्लस Z2। कहने का मतलब ये है कि देखिए इसमें क्या होगा, Z1 P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G बराबर होगा P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। कैसे आया? तो बिंदु 1 पर कुल ऊर्जा जोड़ दिया गया, यहाँ पे बिंदु 1 पे कुल ऊर्जा ये है और बिंदु 2 पर कुल ऊर्जा ये है। और बर्नौली साहब क्या करते थे, ऊर्जा नष्ट नहीं हुआ तो क्या होगा? जितना यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे होगा, तो दोनों बराबर होगा। तो इन दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह आता है। समझ आ रहा है? दो बिंदु के लिए पूछ लेता है किसी दो बिंदु में बर्नौली के प्रमेय का सूत्र क्या होता है, तो क्या लिखेंगे? दोनों इधर P1 का लिख देंगे, इधर P2 का लिख देंगे, दोनों जगह क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है P बाई रो जी क्या है? ये दाब शीर्ष या दाब ऊर्जा है। G स्क्वायर बाई 2G क्या है? गतिज ऊर्जा या गतिज शीर्ष। Z क्या है? स्थैतिक शीर्ष या स्थैतिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। ये तो कोई भी बता सकता है अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा। वेंचुरी मीटर इज यूज्ड मेजरमेंट ऑफ। वेरी गुड अनुपम। देखिए वेंचुरी मीटर तभी से पढ़ रहे हैं। वेंचुरी मीटर क्या करता है? विसर्जन या डिस्चार्ज मापने का काम करता है। वेंचुरी मीटर कल पढ़े थे। वेंचुरी मीटर कैसा होता है? किसी पाइप के बीच में वेंचुरी मीटर लगा देते हैं और वेंचुरी मीटर कैसा होता है? पहले तो उसका एरिया धीरे धीरे कम होगा ऐसे, फिर एक समय आएगा जब थ्रोट पे एरिया कांस्टेंट हो जाएगा, फिर एरिया धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। यही आपका वेंचुरी मीटर ऐसे होता है। तो वेंचुरी मीटर का काम क्या होता है? डिस्चार्ज या कितना पानी एक सेकंड में बह रहा है उसी को ज्ञात करना। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके घर के सामने जो पाइप बह रहा है, पाइप है उसमें पानी बह रहा है, कितना एक सेकंड में बह रहा है, तो उसको मापने के लिए वेंचुरी मीटर का प्रयोग करेंगे। यही बताएगा कि एक सेकंड में कितना पानी बह रहा है और एक सेकंड में कितना पानी बहता है उसी को कहते हैं डिस्चार्ज या विसर्जन। कोई डाउट इसमें? चला जाए आगे। यस सर। ये कॉलेज
देखिए वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर, रोटामीटर, ये सारे क्या करते हैं, प्रवाह या विसर्जन मापते हैं। प्रवाह मतलब कितना पानी बह रहा है एक सेकंड में। वेंचुरी मीटर का भी वही काम है, ओरिफिस मीटर का भी वही काम है, रोटामीटर का भी वही काम है। और फ्लो नोजल, एक होता है फ्लो नोजल, प्रवाह नोजल, उसका भी काम होता है विसर्जन मापना। एग्जाम में आ सकता है कि ओरिफिस प्लेट, ओरिफिस मीटर जो है उसका क्या काम है, तो ये भी काम करता है विसर्जन मापने का। इन तीनों का काम एक ही है, वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर, रोटामीटर, और एक होता है फ्लो नोजल, प्रवाह नाजल। इन चारों का काम एक ही है, विसर्जन मापना या प्रवाह का दर मापना, यानी डिस्चार्ज क्यू की वैल्यू। और डिस्चार्ज क्यू का फार्मूला यही होता है, यहाँ से निकाल लेते हैं। इसी फार्मूले का उपयोग करके हम निकालते हैं कि कितना पानी एक सेकंड में बह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़िए और बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू डॉर्सी फार्मूला, डॉर्सी का फार्मूला हम लोग पढ़े थे, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप, यानी डॉर्सी का फार्मूला बताइए जो ये बताता है कि, देखिए नीचे हिंदी में भी लिखा है, डॉर्सी सूत्र के अनुसार पाइप में घर्षण के कारण होने वाला शीर्ष क्षय होता है, यानी कितना ऊर्जा की हानि होती है। वेरी गुड। देखिए इसका आंसर भी ये होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है, इसमें से जरूर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो अभी आज पढ़ाया जा रहा है, आज और कल पढ़ाया जा रहा है। देखिए डार्सी का सूत्र जब हम पढ़ रहे थे, जब क्लास चल रहा था, तो उसमें पढ़ाया गया कि डार्सी का सूत्र में फ्रिक्शन के कारण यानी घर्षण के कारण कुछ हानि होती है। मैं एक बार नीचे चलता हूँ, बताता हूँ। देखिए डार्सी साहब ने क्या कहा था कि अगर कोई पाइप है, उस पाइप में अगर कोई भी द्रव पानी या कुछ भी बह रहा है तो क्या होगा, घर्षण होगा। घर्षण कहाँ होगा, मानो पाइप और पानी के बीच में क्या होगा, घर्षण होगा, यहाँ पे यहाँ पे। उस घर्षण के कारण क्या होगा, कुछ ऊर्जा की हानियां होगी। वह हानि कितना होगा इसको पता करने के लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया। वो फार्मूला यह होता है, HF बराबर 4FL V²/2GT। देखो यहाँ पे F की वैल्यू एग्जाम प्रश्न में दिया रहता है, और पाइप की लंबाई हमें पता हो जाएगा, पाइप की लंबाई नाप लेंगे, पाइप का लंबाई नाप लेंगे। और V² भी मतलब वेग, वेग कैसे पता करते हैं, कोई बताएगा? पाइप में पानी का वेग कितना है, किस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं? एनीवन? अगर पानी का वेग पता करना है, कितने तेजी से बह रहा है, तो कौन सा मशीन या कौन सा इंस्ट्रूमेंट ले जाएंगे? आप लोग को पढ़ा दिया गया, फिर भी आप लोग को बताइए, नहीं पता है। वेग मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है पानी का, पानी या द्रव का? प्रियांशु, यस सर। पानी का वेग मापने का इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए। विकास सिंह, आप भी। पानी का वेग, आप किसी भी पानी या तरल का वेग मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट उपयोग करते हैं? धर्मेंद्र मौर्य, आप भी बताइए। सौरभ शर्मा, आप लोग कम से कम आए हैं, क्लास कर रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन पढ़ के आइए, थोड़ा बताइए, जिंदगी भर काम देगा। आप 1 साल के बाद इंजीनियर बन जाएंगे अगर आपको इतना नहीं पता होगा। सर ऑप्शन दीजिए सर। हेलो सर, हाँ ऑप्शन दीजिए सर, दिमाग तो याद नहीं आ रहा सर, लेकिन मतलब सर पता है। वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर, और डायनेमोमीटर,
और क्या पिटोट सर? ट्यूब, डायनमोमीटर पिटोट ट्यूब। पिटोट ट्यूब। पिटोट ट्यूब सर। देखिए हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई भी पाइप में द्रव बह रहा है, अगर उसका वेग मापना है कैसे कितना तेजी से बढ़ा, तो एक पिटोट ट्यूब लगा देते हैं। यल आकार का एक ट्यूब होता है, ऐसे यल आकार का ट्यूब होता है, इसमें पानी ऐसे प्रवेश करता है, कुछ ऊंचाई तक चला जाता है। इसमें पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? जो ऊंचाई यच होता है उसी से माप लेते हैं कि कितना वेग होगा। क्या फार्मूला होता है? v बराबर होता था, वेग v बराबर होता था √2gh, √2gh। वेग निकालने का फार्मूला यही होता था। यहाँ से h की वैल्यू निकल जाती थी। h कैसे पता चलता था कि पिटोट ट्यूब में कितना पानी ऊपर चढ़ा है। मानो इस ट्यूब को डालेंगे तो इसमें पानी ऊपर तक ऐसे बह जाएगा, ऊपर चला जाएगा इस ट्यूब के अंदर। तो जितने ऊंचाई तक जाएगा उसी को यहाँ रख देंगे h। बाकी g का वैल्यू तो हमें पता ही है 9.81 होता है, तो वेग निकल जाएगा। वेग निकाल सकते हैं कि नहीं? ऐसे निकाल सकते हैं सर। तो देखो इसमें अगर हमें पता करना है कि घर्षण के कारण कितना हानि हुआ, तो लंबाई हम पता कर लेंगे, f दिया रहेगा, v की वैल्यू पिटोट ट्यूब से निकाल लेंगे, डायमीटर यानी पाइप कितना मोटा है ये भी पता रहेगा। यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं कितना घर्षण की हानि हो सकती है। अगर प्रैक्टिकल में दे दिया जाए आपको करने के लिए कि घर्षण के कारण हानि बताइए, f का वैल्यू दिया रहेगा कि लोहे का पाइप है और पानी के बीच में f का वैल्यू कितना होगा, ये दिया रहेगा। हमें सिर्फ क्या पता करना रहेगा कि पाइप की लंबाई क्या है और पानी कितनी तेजी से बह रहा है। उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? पिटोट ट्यूब लगा देंगे। फिर डायमीटर तो दिया ही रहेगा, नाप लेंगे, पाइप का डायमीटर भी नाप सकते हैं हम। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि घर्षण के कारण कितना हानि हुआ पाइप के अंदर। घर्षण के कारण ऊर्जा की हानि हो जाती है, पानी की ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है, इसीलिए रुक जाता है। आप देखे होंगे कि पानी जब बहता है अगर उसपे लगातार बल ना लगाया जाए तो एक समय के बाद रुक जाता है। क्यों रुकता है? घर्षण की इसी हानि के कारण। आप गाड़ी देखे होंगे, जो छोटे बच्चे गाड़ी चलाते हैं उसको कुछ समय के बाद रुक जाता है, उस समय के बाद अपने आप रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्यों? क्योंकि घर्षण के कारण वो अपने आप रुक जाता है। घर्षण क्या करता है? विरोध करता है गति का। और देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ घर्षण के कारण होती है हानि। अगर किसी पाइप में द्रव बह रहा है और पाइप एक बैग मोटा हो गया, पहले पाइप पतला था, एक बैग पाइप मोटा हो गया, उसके कारण भी ऊर्जा की हानि होती है। हम पढ़ चुके हैं आकस्मिक वर्धन, उसके कारण भी देखिए फार्मूला है v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बाय 2g। जब पाइप एक बैग मोटा हो जाए, जब पाइप एक बैग पतला हो जाए, शुरू में देखो इधर से माने तो इधर पाइप मोटा एक बैग पतला हो गया, ये लास्ट पाइप, तो इसके कारण भी ऊर्जा की हानि होती है। फिर बड़े पात्र में पाइप में प्रवेश करना है, वायुमंडल में निकास, मतलब कई सारे कारण है जिसके कारण ऊर्जा की हानि होती है। एक एक करके हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टरबाइन का है, इससे तो अक्सर क्वेश्चन बनता है। कोई बताए इसका आंसर? एनीवन? इंपल्स टरबाइन का क्वेश्चन है, आवेग टरबाइन का। एक्चुअली आप लोग थर्मल में भी पढ़े हो, थर्मल में भी आवेग ऑप्शन टरबाइन। सर बी। बी? और कोई? सर डी। डी? देखिए इसका आंसर बी होगा। ये कैसे डी नहीं होगा ये देखिए। सबसे पहले क्या कह रहा है? वाष्प का प्रसार स्थिर और गतिशील ब्लेडों दोनों में लगातार होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आवेग टरबाइन में स्थिर ब्लेड होता ही नहीं, नोजल होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं आवेग टरबाइन में शुरू में नोजल होता है, उसके बाद गतिशील ब्लेड होता है डायरेक्ट। तो ये तो पहले ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें
स्थिर ब्लेड होता ही नहीं, इसमें नोजल होता है। तो ये गलत हो गया। फिर ये ऑप्शन ए देखते हैं, वाष्प का प्रसार केवल गतिशील ब्लेड में होता है। तो वाष्प का प्रसार गतिशील ब्लेड में नहीं होता, नोजल में होता है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, प्रसार केवल नोजल में होता है। वाष्प का प्रसार केवल नोजल में होता है। हम जब पढ़ रहे थे तो हम बताते हैं कि जो पानी या भाप रहता है वो सिर्फ नोजल में अपनी गति को बढ़ा लेता है इतना ज्यादा कि इधर आते ही जो ब्लेड होता है उससे टकराता है, जब इतने तेजी से गति करता है या इतने गति से टकराता है इसमें ब्लेड पे, यह लाचले रहता है बहुत तेजी से, और दाब में गिरावट और उष्मा का ह्रास होता है। जब ये बताइए, जब वाष्प का प्रसार केवल नोजल में होगा तो नोजल कैसे बना होता है? नोजल ऐसे बना होता है, ऐसे बना होता है नोजल। अब जब इसमें वाष्प या पानी जाएगा ऐसे, तो एरिया क्या हो रहा है? पाइप का एरिया, पाइप का घट रहा है, पाइप का एरिया घट रहा है। तो क्या होगा, कोई बताएगा? एनीवन? अगर पाइप का एरिया घटता है तो क्या होता है? वेग बढ़ता है, घटता है? बढ़ता है सर। देखिए, जब पाइप का एरिया घटेगा तो वेग बढ़ेगा, इसीलिए जब नोजल से पानी या कुछ भी निकलता है तो इतने तेजी से निकलता है, देखते होंगे कितने तेजी से निकलता है, बहुत दूर तक जाता है। जब पतले मुंह से कोई चीज निकलता है बहुत दूर तक जाता है, पानी उन्हीं अक्सर। और जब वेग बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, क्यों? क्योंकि ऊर्जा तो कांस्टेंट होती है बर्नौली नियम के अनुसार। जब एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा को घटना पड़ेगा, नहीं तो बराबर कैसे ऊर्जा होगी? तो जब वेग ऊर्जा बढ़ रही है तो प्रेशर ऊर्जा घटनी पड़ेगी। तो देखिए वही कह रहा है, दाब का गिरावट और उष्मा का ह्रास होता है। तो दाब का गिरावट होगा कि नहीं होगा? नोजल में, नोजल में दाब का गिरावट होता है और उष्मा का भी ह्रास होगा। क्यों? क्योंकि उष्मा धीरे धीरे बाहर चली जाएगी या धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये एक्चुअली जानते हैं, क्वेश्चन ये था आपका भाप टरबाइन, भाप टरबाइन का, लेकिन इसको दिया गया था फ्लूइड में, इसलिए हम तो भाप के लिए था। इसी तरह पानी भी हो सकता है, भाप की जगह पे पानी ले लीजिए तो पानी का प्रसार नोजल में होगा, फिर टरबाइन से जाकर टकरा जाएगा। बहुत ही इजी है, आप देखेंगे एक बार जाकर समझ आ जाएगा। अब ये बताइए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन इम्पल्स टरबाइन रिक्वायर्ड, एक आवेग टरबाइन को, यहाँ पे अगर डाक है तो मतलब किसकी आवश्यकता होती है या कहाँ पे उपयोग करते हैं? आवेग टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन कहाँ पे उपयोग किया जाता है या किस, इसको हाई हेड पे करते हैं? ये ऑप्शन ये है, हाई हेड एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी कुछ ऊंचाई बहुत ज्यादा होना चाहिए टरबाइन पानी का। ऑप्शन ए सर सही है। ऑप्शन ए सही है, सही कह रहे हैं। देखिए, जब जो आपका आवेग टरबाइन होता है, जब हम पढ़ा रहे थे हम बताए थे कि इसमें जो पानी है ना वो बहुत ऊंचाई से आता है, डैम से। डैम बना के पानी को रोक लेते हैं, ऐसे डैम बनाया, बांध, डैम मतलब बांध होता है, बांध बनाया नदी पे और पानी को रोकने लगे तो नदी का पानी आके इकट्ठा होने लगेगा, इकट्ठा होगा तो ऊंचा मतलब ऊंचाई बढ़ने लगेगी पानी, तो पानी बहुत ऊंचाई तक चला जाता है। फिर वहां से पानी को टरबाइन में भेजते हैं, यही तो करते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं फिर टरबाइन में भेजते हैं। तो जो हमारा इम्पल्स टरबाइन होता है उसमें पानी की ऊंचाई बहुत ऊंचाई तक आनी, मतलब जो पानी है वो बहुत ऊंचाई से आना चाहिए, और बहुत ऊंचाई से आएगा तो उसमें ऊर्जा ज्यादा होगी। जब ऊर्जा ज्यादा होगी तो कम ही मात्रा, यानी बहुत कम पानी भी टरबाइन को चला देगा। ऊंचाई ज्यादा है, हाई हेड पे है, यानी इसमें ऊंचाई ज्यादा है मतलब ऊर्जा ज्यादा होगी जेट के कारण। जेट अगर ज्यादा है तो ऊर्जा क्या होगा? स्थैतिक ऊर्जा बढ़ जाएगी,
अब स्थैतिक ऊर्जा ज्यादा यानी पानी में ऊर्जा ज्यादा है, जैसे ही नीचे आएगी तो बहुत ज्यादा काम करेगी, लेकिन इसमें कम पानी भी रहेगा तो काम कर देगा, क्यों? क्योंकि ऊर्जा ज्यादा है। तो इसमें इम्पल्स टरबाइन के लिए होता है हाई हेड तथा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। ऐसे कैप्लन के लिए भी अलग अलग होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आंसर में, आवेग टरबाइन उच्च शीर्ष तथा निम्न विसर्जन। निम्न विसर्जन यानी बहुत कम बहाव, पानी का कम बहाव मात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें पानी बहुत ऊंचाई से आएगी, कम पानी भी रहेगा तो टरबाइन चल जाएगा, सिंपल सी बात है। आवेग टरबाइन पानी बहुत ऊंचाई से आनी चाहिए और कम पानी भी रहेगा, टरबाइन चल जाएगी, ये सिंपल सी बात है। आवेग टरबाइन का एग्जांपल क्या है? पेल्टन टरबाइन, टर्बो टरबाइन, क्रॉस फ्लो टरबाइन, ये सब एग्जांपल है आवेग टरबाइन के। प्रतिक्रिया टरबाइन होता है, एक आवेग टरबाइन होता है, एक प्रतिक्रिया टरबाइन होता है। जो प्रतिक्रिया टरबाइन होता है उसमें ऊंचाई मध्यम होना चाहिए, मध्यम तथा निम्न ऊंचाई। शीर्ष मतलब ऊंचाई की बात हो रही है। देखिए आवेग टरबाइन के लिए उच्च शीर्ष होता है, लेकिन प्रतिक्रिया टरबाइन के लिए मध्यम या निम्न शीर्ष होता है, यानी पानी मध्यम या बहुत कम ऊंचाई से आता है, और जो बहाव होता है वो मध्यम तथा ज्यादा होता है। अब ऊंचाई कम हो गई तो पानी की मात्रा ज्यादा जरूरत होगी टरबाइन को चलाने के लिए। अगर पानी कम ऊंचाई से आएगी तो ऊर्जा कम हो गई, ऊर्जा जब कम हो गई तो हमें बहुत ज्यादा पानी चाहिए टरबाइन को चलाने के लिए। तो प्रतिक्रिया टरबाइन में पानी का बहाव उच्च होना चाहिए, उच्च विसर्जन या मध्यम विसर्जन, दोनों हो सकता है। कोई डाउट इसमें किसी को? आप लोग अटेंडेंस भेज दीजिएगा। कोई डाउट किसी भी प्रकार का तुरंत पूछ लीजिए, क्योंकि आप आज नहीं पूछेंगे तो फिर कब पूछेंगे? समय अभी है, पूछ लीजिए अपने डाउट। और एग्जाम्पल क्या होता है प्रतिक्रिया टरबाइन के एग्जाम्पल? तो फ्रांसिस टरबाइन हम लोग पढ़ चुके। क्या हुआ, कोई पूछ रहा था? धर्मेंद्र मौर्य, ये आवाज कट रही है, बोलिए थोड़ा। सर इसको सेंड कर दीजिएगा। हाँ सेंड कर देंगे, ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं। ठीक है सर, देख रहे हैं। जिस दिन हम नहीं सर, प्रैक्टिकल का एग्जाम जिस दिन था आपका, उस दिन हम बोले थे कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भेज रहे हैं जो पढ़ लीजिएगा। तो प्रैक्टिकल के दिन ही हम इस पीडीएफ को भेज दिए थे, और कुछ क्वेश्चन कराया भी गया था इसमें। हम बोले थे कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में से आपके प्रैक्टिकल में पूछे जाएंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चन यही से बना था, अगर आपको याद हो तो प्रैक्टिकल के लिए। और सेम क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में भी बनेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पीडीएफ है, मैं दोबारा सेंड कर दूंगा। अगर इस पीडीएफ को आप पढ़ लेंगे तो इसमें से जरूर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ है, जो आपके एग्जाम में या सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो है। देखिए हम क्या पढ़ रहे थे कि प्रतिक्रिया टरबाइन के एग्जाम्पल क्या, उदाहरण क्या है? तो फ्रांसिस टरबाइन प्रतिक्रिया टरबाइन है, कैप्लन टरबाइन भी प्रतिक्रिया टरबाइन है, प्रोपेलर टरबाइन एक होता है वो भी प्रतिक्रिया टरबाइन है, और डेरियाज, ये सब क्या है? प्रतिक्रिया के एग्जाम्पल है। फ्रांसिस टरबाइन भी पढ़ चुके हैं, कैप्लन भी पढ़ चुके हैं, प्रोपेलर टरबाइन भी पढ़ चुके हैं, ये आपके सिलेबस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फ्रांसिस टरबाइन का, बताइए इसका आंसर। ये भी बताया गया है सर, डी है इसका ऑप्शन। और कोई फ्रांसिस टरबाइन में कितने ब्लेड होते हैं? फ्रांसिस टरबाइन 16 से 24। वेरी गुड। देखिए फ्रांसिस टरबाइन में जो ब्लेड होते हैं ना, वो 16 से 24 तक हो सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ हम जो भेजे होंगे उसमें फ्रांसिस टरबाइन का फिगर है, उस फिगर में देखेंगे तो आपको 16 से 24 तक ब्लेड मिल जाएंगे। तो फ्रांसिस टरबाइन में जैसे पंखे में ब्लेड लगा होता है ना, वैसे फ्रांसिस टरबाइन में भी ब्लेड लगे होते हैं, वो 16 से 24 तक हो सकते हैं। और देखिए
कैप्लन टरबाइन, एक कैप्लन टरबाइन होता है। कैप्लन टरबाइन में कितने ब्लेड होते हैं? 4 से 8 तक। ये आपके एग्जाम में आया था, अगर ट्यूटोरियल दिए होंगे तो ट्यूटोरियल में भी था सेम क्वेश्चन। 3 से 8 का ऑप्शन था सर, 3 से 8। 3 मतलब वो उसी के आसपास है, 4 के आसपास। किसी बुक में 4 से 8 दे देता है, किसी बुक में 3 से 8 दे देता है। तो कैप्लन टरबाइन में ब्लेड की संख्या बहुत कम होती है और फ्रांसिस टरबाइन में ब्लेड की संख्या ज्यादा होती है, 16 से 24। स्लीपर निकाल के और पैर लेके पहने लगा दो, जब स्लीपर से घूम रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फ्रांसिस टरबाइन कहाँ उपयोग किया जाता है? बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फ्रांसिस टरबाइन का बेहतर उपयोग कहाँ करेंगे? मध्यम ऊंचाई पे या बहुत अधिक ऊंचाई पे? ऊंचाई मतलब समझ रहे हैं, पानी की ऊंचाई की बात ये होगा, ये होगा। आप बताइए, बोलिए। हाँ, मध्यम ऊंचाई। हाँ देखिए, फ्रांसिस टरबाइन का जो उपयोग होता है मध्यम ऊंचाई। यहाँ मध्यम ऊंचाई का मतलब है पानी मध्यम ऊंचाई से आएगा। ये मध्यम ऊंचाई का मतलब होता है कि टरबाइन जो है, ऐसे मानो टरबाइन लगा हुआ है, इस टरबाइन में पानी कहीं से आ रही होगी, बांध से, बांध से पाइप के द्वारा पानी इस टरबाइन पे आ रही होगी। अब इस टरबाइन पे वो बहुत कम ऊंचाई से आएगी कि मध्यम ऊंचाई से आएगी? तो देखिए, मध्यम ऊंचाई कब होता है? जब ऊंचाई 30 मीटर से लेके 180 मीटर तक होता है या 200 मीटर तक। समझ रहे हो? डैम की ऊंचाई अगर 24 से 180 मीटर तक है तो ये मध्यम ऊंचाई होता है। तो फ्रांसिस टरबाइन में जो बांध बने होते हैं ना, वो मध्यम ऊंचाई के होते हैं बांध, और पानी इतने ऊंचाई से आके तब टरबाइन पे टकराती है। जितना ज्यादा ऊंचाई बढ़ता जाएगा, ऊर्जा पानी की बढ़ती जाएगी। तो मध्यम ऊंचाई पर आता है और मध्यम प्रवाह भी होता है, यानी पानी की मात्रा भी मध्यम ही लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसका आंसर यही है। प्रतिक्रिया टरबाइन मध्यम शीर्ष यानी 30 से लेके 180 मीटर तक के लिए कार्य करता है। सारे टरबाइन का देखिए यहाँ दिया हुआ कौन सा टरबाइन किस ऊंचाई पर। तो देखिए, जो पेल्टन टरबाइन अभी पढ़े हैं, पेल्टन टरबाइन कौन सा टरबाइन है? इम्पल्स टरबाइन है या रिएक्शन टरबाइन? कोई एनीवन? पेल्टन टरबाइन इम्पल्स है या रिएक्शन टरबाइन? इम्पल्स। आप देखिए, पेल्टन टरबाइन जो होता है इम्पल्स टरबाइन होता है। इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है कि पानी बहुत ऊंचाई से आनी चाहिए। तो देखिए, 250 मीटर से ऊपर जब रहता है पानी की ऊंचाई, तब उसमें अगर मान लो कोई बांध बनाया गया और उसमें पानी 250 मीटर तक मतलब ऊंचाई तक इकट्ठा हो गया, वहां पे हम पेल्टन टरबाइन का उपयोग करते हैं। पानी मतलब बहुत ऊंचाई से आ रहा है, 100 मीटर नहीं, 200 मीटर नहीं, 250 मीटर ऊंचाई से पानी आके पाइप के द्वारा टरबाइन में टकराएगा और स्पेसिफिक गति कम होती है। क्यों? देखिए, जब पानी की ऊंचाई ज्यादा रहेगा तो स्पेसिफिक स्पीड या मात्रा, पानी की मात्रा कम होगी। फ्रांसिस टरबाइन तो यानी पेल्टन टरबाइन हाई हेड पे काम